हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास की बायो में जो क्लासिफिकेशन का मेथड था वो हमने पढ़ा था। एक पहले वीडियो में जनरल क्लासिफिकेशन का मेथड पढ़ा था, वही यहाँ पर है। तो सेकंड चैप्टर जो शुरू होगा, चैप्टर नंबर 2, 11th साइंस बायो में चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। चैप्टर 2 का नाम है जंतु जगत का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो सेकंड चैप्टर का नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण। तो एक वीडियो जो पहले सबसे पहला वीडियो था, उसके अंदर हमने इस क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो इसका जो ये वीडियो है, इस पर हम पहले जगत पर चर्चा करेंगे। कौन सा जगत होगा? मोनेरा जगत। पहला किंगडम, विटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी, उसका जो पहला किंगडम है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा जगत है? मोनेरा जगत है। मोनेरा जगत के एनिमल्स कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो विटेकर ने क्या सोचकर एक नया जगत बनाया 1969 में। विटेकर के जो पंच जगत हैं उनमें से एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो मोनेरा जगत के बारे में, मोनेरा का मतलब वैसे तो प्रारंभिक है, यह सूक्ष्म जीव है, माइक्रोबेज भी कह सकते हैं। तो क्या विशेषताएं होंगी मोनेरा जगत की, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहली विशेषता, मोनेरा जगत में कैसे जीव पाए जाते हैं, यदि हम सेल्स के आधार पर दें तो मोनेरा जगत के जंतु हैं, उनकी सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी। प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो क्या केंद्रक होगा क्या सेल में? केंद्रक भी बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो केंद्रक के अंदर का सारा पोर्शन साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगा ना, कोशिका द्रव्य के अंदर रहेगा आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा? कोशिका द्रव्य में रहेगा। कोशिका द्रव्य में होता है जेनेटिक मटेरियल। तो सेल की बात करें तो ये कोई एक पर्टिकुलर सेल है। एक सेल के हमेशा 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर न्यूक्लियस, और बचा हुआ सारा का सारा ये जो पोर्शन है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये 3 चीजें, यही एक सेल है। क्या होगा यदि डीएनए और आरएनए की जो मैक्सिमम मात्रा है, जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं, याद रखना वो हमेशा केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। और केंद्रक के चारों ओर की झिल्ली यदि नहीं होगी तो केंद्रक के अंदर का मैटर कहाँ पड़ा रहेगा? साइटोप्लाज्म में। तो ऐसी विशेषता है, ऐसी होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी यूकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की क्या विशेषता है? ऐसी सेल जिसमें केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं होती, या यूं भी कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, वे प्रोकैरियोटिक सेल से होती हैं, जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता। जीव हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी मोस्टली क्या है? एक कोशिकीय हैं, यूनिसेलुलर है मोस्टली जीवों की बात करें तो। कुछ आपको बहुकोशिकीय भी मिलेंगे। तो ये सामान्य से एक मोनेरा जगत की विशेषताएं हैं। इससे आगे इसको थोड़ा सा ग्रफ कर रहा हूँ मैं एक बार, फिर जो बड़े बड़े लक्षण हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं मोनेरा जगत के। तो ये कुछ बातें हुई, कुछ और बातों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। मोनेरा किंगडम की बात करें तो वैसे ये दूसरा वीडियो मान के चलो, सेकंड चैप्टर का दूसरा वीडियो या पहला वीडियो।
क्योंकि पहले में क्लासिफिकेशन के बारे में जो हम सबसे पहले वीडियो में पढ़कर आए हैं, तो ये पहला इसका वीडियो बनेगा अपना, या इसको सेकंड वीडियो भी मान सकते हैं, सेकंड चैप्टर का। अब देखिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, याद रखना इसमें सेल वाल्व होती है। सेल वाल्व यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होगी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिला उपस्थित। फ्लैजिला का मतलब है कशाभिकाएं, पक्षमाभिकाएं भी होती हैं, अलग अलग चीज़ें, कशाभिका और पक्षमाभिका। ये हैं क्या? ये दोनों नाम हैं क्या? इसको अंग्रेजी में देखो बेटा, ये कहेंगे सीलिया एक को, दूसरे को फ्लैजिला। तो कंफ्यूज नहीं हो, बहुत सारे एनिमल आप पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, तो आपको दो चीज़ हमेशा याद रखनी है, एक सीलिया और दूसरा फ्लैजिला, कशाभिका और पक्षमाभिका। तो कोई जैसे दो एनिमल हमने ले लिए, एक एनिमल के चारों ओर छोटे छोटे ऐसे बाल जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसे कहेंगे अपन सीलिया। और इस प्रकार की बड़ी धागेनुमा संरचना है, तब आप इसे कहेंगे फ्लैजिला। इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या कशाभिका होती है या क्या पक्षमाभिका होती है। आप इंग्लिश टर्म के नाम याद रखो, सीलिया और फ्लैजिला। तो याद रखना सीलिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और बॉडी के चारों ओर ऐसे होंगे, फ्लैजिला की संख्या 1 या 2 और बॉडी के चारों ओर इस प्रकार से धागेनुमा संरचना बड़ी होगी। तो ऐसी फ्लैजिला और ऐसे होते हैं सीलिया, ये यहाँ पर पाए जाएंगे, फ्लैजिला पाए जाएंगे इसमें इस प्रकार के। सूक्ष्म जीव हैं सारे के सारे। जीव कैसे हैं? सारे के सारे माइक्रोवेज हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सारे के सारे बैक्टीरिया, जीवाणु। तो जितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो कौन से किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं? वो मोनेरा में पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे ये अच्छे एक एक चीज़ माइंड में अच्छे से फिट करना कि जीवाणु कौन से जगत में पाए जाते हैं। जीवाणु जंतु हैं, लेकिन जंतु में कौन से? मोनेरा जगत के प्राणी हैं, ठीक है ना। अब हम जीवाणुओं के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हैं इसके अंदर। एक एक करके उनकी सबकी चर्चा करते हैं, वर्गीकरण पढ़ेंगे। मोनेरा जगत का वर्गीकरण या जीवाणुओं का वर्गीकरण एक ही चीज रहेगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीवाणु का वर्गीकरण या आप मोनेरा का भी वर्गीकरण मान सकते हैं। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा का वर्गीकरण मान लो या इनका बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन मान लो। 4 प्रकार से आप सभी जीवाणुओं को बांट सकते हैं। जितने बैक्टीरिया हैं उन्हें अपन 4 वर्गों में बांट सकते हैं। दुनिया में जितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, चाहे वो पानी में हैं, याद रखना बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। पानी की एक बूंद में 50 लाख बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो पानी की एक बूंद तो छोटी सी होती है ना, उसमें 50 लाख बैक्टीरिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बैक्टीरिया की साइज क्या होती है। बैक्टीरिया अपने आंखों के सामने हजारों की संख्या में निकल भी जाएं तो अपने को दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूक्ष्म जीव हैं। तो 4 प्रकार के वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा जो है इसमें यू बैक्टीरिया, तीसरा होगा इसमें
साइनोबैक्टीरिया और चौथा होगा माइकोप्लाज्मा। ये बात आपको याद रखनी है। तो कितने मोनेरा को हम या बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 4। आर्की बैक्टीरिया, इसे हिंदी में आद्य बीजाणु कहते हैं। दूसरा यू बैक्टीरिया, इन्हें सत्य बीजाणु कहते हैं। सॉरी, बीजाणु लिख रहा हूं, जीवाणु लिखना था। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें नील हरित जीवाणु कहते हैं। और ये है माइकोप्लाज्मा का माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटे टाइप के बैक्टीरिया। तो ये इनके 4 अलग नाम हैं। आद्य बैक्टीरिया, सत्य बीजाणु, इनको ऐसा भी लिख सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया को आप ऐसा का ऐसा नाम भी, आर्की बैक्टीरिया, ऐसे ही ये यू से यू बन गया। बाकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, 4 प्रकार के बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। ये जो बैक्टीरिया हैं इन्हें अपन बोलते हैं प्रिमिटिव, पुराने जमाने के बैक्टीरिया कह सकते हैं, बहुत आद्य बैक्टीरिया कह सकते हैं। आद्य का मतलब वैसे प्रिमिटिव, बहुत पुराने सभ्यता के कह सकते हो, बहुत ओल्ड कह सकते हो आप इनको। क्या फीचर्स हैं? हर जगह पाए जाते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में है, बहुत कम जनसंख्या में मिलेंगे, लेकिन हर जगह पाए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है इसका, थर्मो एसिडोफिलस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अधिकांश तापमान पर रहने वाले जीवाणुओं के क्या नाम है? आप याद रखना, थर्मो एसिडोफिलस। उच्च तापमान पर रहने वाले, 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पर ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं, रह जाते हैं। तो थर्मो एसिडोफिलस, मेथेनोजीनस, गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मेथेनोजेनस कहते हैं। यही बैक्टीरिया क्या करते हैं? आगे जाकर CH4 मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें मेथेनोजन कहते हैं। तो ये चीज़ नोट कीजिए। फिर ये आर की बैक्टीरिया छोटा सा का ये हुआ, उसके बाद में इन तीनों को क्रम से पढ़ते हैं। तो उसके पश्चात हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया हैं, आद्य बैक्टीरिया हैं, जो कहाँ पाए जा सकते हैं? अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर में। तो ज़्यादा इनका कोई जिक्र है नहीं। जो मुख्य बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं? सेकंड नंबर के जो बैक्टीरिया हैं वही मेन है। यू बैक्टीरिया, यही सत्य बीजाणु है। जैसे कि दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस, दही में कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। इसी के कारण दही जमता है। दही का खट्टापन, छाछ का खट्टापन इसी के कारण होता है, याद रखना। यही सत्य बीजाणु है, जीवाणु हैं, जो हर कंडीशन में पाए जा सकते हैं, टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो। अच्छा, कुछ अलग प्रकार की पोटेंशियल भी है इन बैक्टीरिया की। ये क्या कर सकते हैं? जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है, उसमें अपना काम करना बंद कर देंगे। तो देखा है कि दही जमाने के लिए जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बीच की कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो यही बैक्टीरिया की संख्या तो बढ़ती है, इन्हीं बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, तब दूध से दही बनता है। वो जनन करना प्रारंभ कर देते हैं दूध में, इसलिए दूध को, गुनगुने दूध को जमाया जाता है, जामन लगाया जाता है उसमें, ताकि जो छाछ और दही थोड़ा सा डालते हैं जितने भी दूध में, उसमें बैक्टीरिया थोड़े हैं, वो बैक्टीरिया जैसे दूध में जाएंगे अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे और दही बन जाएगा। तो बेसिकली अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं इनको इजीली, इन बैक्टीरिया को। फिर ये भी रहेगा कि इतने प्रकार के जीवाणु हैं, आप देख सकते हैं, तो फिर हो सकता है दही खाना बंद कर दें, ये अलग बात है। तो ये सत्य जीवाणु हैं, इसी प्रकार की कंडीशन में रहते हैं। थर्ड कंडीशन के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित साइनोबैक्टीरिया। इन्हें नील हरित जीवाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एल्गी से रिलेटेड है। कुछ सवाल भी इसके अंदर हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करूं तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जीवाणु है नोस्टॉक और एनाबीना। ये 2 जीवाणु हैं जो किस ग्रुप के हैं? साइनोबैक्टीरिया के हैं, नील हरित जीवाणु, जिसका एग्जाम्पल नोस्टॉक और एनाबीना।
ये यदि किसी मिट्टी में रहते हैं तो N2 फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नोस्टोक और एनाबीना कैसे बैक्टीरिया हैं, याद रखेंगे ये नीलहरित जीवाणु यानी साइनोबैक्टीरिया हैं। क्या मुख्य काम करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता इससे बढ़ती है। याद रखना यही बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, क्योंकि कोई भी दुनिया का प्लांट बिना क्लोरोफिल के अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका मतलब इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से जीवाणु हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, कौन से जीवाणु स्वपोषी होते हैं, कौन से जीवाणु हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो कौन से बताओगे? साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित जीवाणु जिन्हें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एग्जाम्पल नोस्टोक और एनाबीना, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। अच्छा, नोस्टोक एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम क्यों करते हैं? जैसे कि हम नोस्टोक के एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये नोस्टोक है, ये नोस्टोक की पूरी सेल्स हैं। तो इसमें आपको देखो याद क्या रखना बेटा कि सारी की सारी सेल्स हैं वो छोटी होती है, लेकिन कुछ सेल आकार में बड़ी, ये बीच वाली आकार में बड़ी है ना, इस बड़े आकार की सेल को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। याद रखना, इसे क्या कहेंगे? हेटेरोसिस्ट। यही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि नोस्टोक और एनाबीना या साइनोबैक्टीरिया की कौन सी कोशिका है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, उसे क्या कहते हैं, या हेटेरोसिस्ट क्या है? तो बता दोगे, एक बड़े आकार की सेल्स होती है जिसमें प्रोटीन जमा होता है, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये एक नोस्टोक का हो गया डायग्राम। चौथे की बात करें, माइकोप्लाज्मा, दुनिया के सबसे छोटे जीव, ये आपको लिखना है। दुनिया के सबसे छोटे जीव जिन्हें PPLO भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, याद रखना, बैक्टीरिया सबसे छोटे हैं, लेकिन इससे छोटे क्या हैं? माइकोप्लाज्मा। इन्हें PPLO कहा जाता है। PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हिंदी में लिख लो बेटा सभी, न्यूमोनिया जैसे जीवधारी। क्या लिखोगे हिंदी में? न्यूमोनिया जैसे जीवधारी, PPLO। कंपटीशन के एग्जाम में या ऐसे ही एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि PPLO क्या है, इसे ही PPLO कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो न्यूमोनिया में P साइलेंट, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया जैसे जीवधारी। इन्हें माइकोप्लाज्मा को PPLO कहा जाता है। ये सबसे छोटे जीव हैं और माइकोप्लाज्मा है ना, रोग पैदा करता है, जैसे बैंगन में लघुपत्र रोग, बैंगन में लघुपत्र रोग, बैंगन ब्रिंजल का जो प्लांट है उस पर यदि माइकोप्लाज्मा पड़े रहते हैं तो उसकी पत्तियों को छोटा कर देते हैं, या पत्तियां छोटा होती हैं। ये एक रोग है, किसके कारण होगा? माइकोप्लाज्मा के कारण। माइकोप्लाज्मा के बारे में एक चीज और भी है, देखो सारे में सभी प्रकार के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, तीनों में सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। अतः इसे सजीव जगत का जोकर कहते हैं। याद रखना ये। तो कई बार ये भी पूछते हैं सजीव जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, और कोशिका भित्ति क्या करती है? आकार देती है ना, तो आकार बदलता रहता है इसका।
जैसे सर्कस में देखते हो ना, सर्कस में जोकर आता है, वो हर प्रकार के कपड़े पहन लेता है, वो टोपी लगाता है, कभी कैसी हरकत करता है, तो वो अपने शरीर को बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती, तो उसके शरीर का आकार है वो हर घड़ी बदलता रहता है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को सजीव जगत का जोकर कहते हैं, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के आकार के बारे में। बैक्टीरिया हैं वो कितने आकार के हो सकते हैं, उनके संरचना, तो हम लिखेंगे जीवाणुओं के बैक्टीरिया वो कितने आकार, उसके रंग रूप आकार है वो कैसा कैसा हो सकता है। चार, पहला एक तो होगा बेटे बेसिलस, दूसरा होगा कोकाई, तीसरा होगा इसमें स्पाइरुला या स्पाइरल कह सकते हैं, और चौथा होगा विब्रियो। बैक्टीरिया कितने प्रकार के? चार। कोकाई का मतलब होता है गोलाकार, और बेसिलस का मतलब होता है छड़ाकार, स्पाइरल का होता है सर्प जैसा, विब्रियो का मतलब होता है एक अलग ही टाइप का होगा, उसकी भी चर्चा करते हैं। बेसिलस छड़ाकार होते हैं, तो ये बैक्टीरिया इस प्रकार के होंगे, एक लंबी छड़ी के जैसे बैक्टीरिया ऐसे। गोलाकार में बैक्टीरिया ऐसे होंगे, ये सब गोलाकार हैं। सर्प जैसा, तो सर्प तो इस प्रकार का होता है ना, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कुछ होंगे वो स्पाइरल कह सकते हैं। विब्रियो, विब्रियो के अंदर बैक्टीरिया कैसे होंगे? इस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, ये जैसे कि कैरी की जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, इस प्रकार से ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो विब्रियो। जैसे कि हेजा, विब्रियो कोलेरी, हेजा है ना, किससे होता है? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से, हेजा इसी के कारण होता है। तो ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया बॉडी में जाएंगे तो हमारे हेजा हो जाएगा, वो ऐसी संरचना के होते हैं। तो ये हमने पढ़ा है जीवाणुओं के आकार चार प्रकार के, बेसिलस, कोकाई, स्पाइरल और विब्रियो। गोलाकार है तो आप उसे कोकाई कहेंगे, कोकस भी कहते हैं, इसके लिए कोकस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, COCCUS, कोकस। छड़ाकार हैं ऐसे तो फिर बेसिलस, सर्प जैसे हैं तो स्पाइरल, विब्रियो ऐसे हैं तो उन्हें विब्रियो कहेंगे। तो ये बैक्टीरिया के आकार, कहने का मतलब मोनेरा जगत हमने कंप्लीट किया है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय के जीव होते हैं, और कैसे? जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है, जिनमें केंद्रक नहीं होता। मोस्टली सारे के सारे जीवाणु इसी में आते हैं। वर्गीकरण हमने किया, चार प्रकार से बांट सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। चारों का वर्णन पढ़ा, फिर बैक्टीरियाओं के जो संरचना है, आकार है, कैसे कैसे वो पढ़ा। तो मोनेरा जगत अपना कंप्लीट हो गया। इससे आगे अपन पढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो अच्छे से आप इसके नोट्स बनाते रहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।